हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं इसकी एक वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर हम इसकी यूनिट नंबर 3 है जो प्रोडक्ट डिसीजन, उसे कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एक वीडियो के अंदर सारे कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा, जिससे आप एग्जाम में इन्हें अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो जे उसे इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो को और देखेंगे इस कंप्लीट वन शॉट रिवीजन ऑफ यूनिट 3 को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर अपलोड मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाला जो सेक्शन है वहां पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहां से आपको नोट्स अपलोड कर रखे हैं मैंने, वहां से आप नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले इसका नाम हैगा जो यूनिट का, वो आपका पूरा नाम हैगा प्रोडक्ट डिसीजन एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये दो चैप्टर मिलाकर ये यूनिट बनती है। जो फर्स्ट चैप्टर हैगा उसका नाम हैगा आपका प्रोडक्ट डिसीजन। तो वही आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 में। तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो अलग अलग लोगों ने प्रोडक्ट की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। देखिए सारी मैं लिख के लाया हूँ आप लोगों के लिए। अ प्रोडक्ट इज सिंपली अ सेट ऑफ टेंजिबल फिजिकल केमिकल एट्रीब्यूट्स असेंबल्ड इन अ आइडेंटिफाइड फॉर्म। सबसे पहली डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट क्या होता है। एक टेंजिबल फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट होता है जिसे हम एक स्पेसिफाइड और आइडेंटिफाइड फॉर्म में मिलाकर कोई एक चीज बना देते हैं, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन में बोला है जो हमारा प्रोडक्ट है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, इंक्लूडिंग जिसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक पैकेजिंग होती है, कलर होता है, उसका प्राइस होता है, मैन्युफैक्चरर्स प्रेस्टीज होती है, रिटेलर्स प्रेस्टीज होती है, मैन्युफैक्चर एंड रिटेलर की सर्विसेज होती हैं। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तब एक प्रोडक्ट बनके तैयार होता है, विच द बायर में एक्सेप्ट एज ऑफरिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स और नीड। जो कि बायर एक्सेप्ट करता है अपनी नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उस चीज को हम प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू अ मार्केट फॉर अटेंशन एक्विजिशन एंड कंजप्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो सबसे इजी डेफिनेशन है, क्या बोला है, प्रोडक्ट कुछ भी चीज हो सकती है जो कि मार्केट में ऑफर करी जाए, किस लिए, अटेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए और कंजम्पशन के लिए, उसे हम प्रोडक्ट कह देंगे। आगे क्या है, इट इंक्लूड फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसके अंदर फिजिकल ऑब्जेक्ट आते हैं, सर्विसेज, पर्सनैलिटीज, प्लेसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडियाज। ये सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट में इंक्लूड करी जाती हैं। अब आता है आपका लेवल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो देखिए क्या क्या लेवल्स होंगे प्रोडक्ट को, किन के लेवल्स पर डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 आता है हमारा कोर प्रोडक्ट। तो इट रिप्रेजेंट द बेसिक फीचर एंड एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फीचर दैट सेलर ऑफर इन मार्केट प्लेस। कोर प्रोडक्ट में क्या आता है, किसी भी प्रोडक्ट के टेंजिबल और इंटेंजिबल फीचर्स इंक्लूड होते हैं, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बेसिक फीचर माने जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। इट रिप्रेजेंट द इसेंशियल यूटिलिटी और बेनिफिट दैट इज बीइंग ऑफर्ड टू और सर्व्ड बाय बायर। इसमें क्या आता है, जो बेसिक इसेंशियल यूटिलिटी हैं और बेनिफिटिंग है जो कि ऑफर करे जाते हैं बायर को, वो सारी चीजें हमारी क्या बनती हैं, कोर प्रोडक्ट बनती हैं। द कोर प्रोडक्ट गोज बियॉन्ड द फिजिकल एट्रीब्यूट एंड फीचर। इट फोकसेज ऑन इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल बेनिफिट। जो कोर प्रोडक्ट है वो क्या होता है, हमारा फिजिकल एट्रीब्यूट के बियॉन्ड होता है, मतलब हमारे जो इतनी भी हमारी सेटिस्फेक्शन है उससे ज़्यादा ही हमें सेटिस्फाई रखता है, उससे ज़्यादा ही बेनिफिट हमें देता है। और किस चीज़ पर फोकस करता है, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फंक्शनल बेनिफिट के ऊपर फोकस करता है कोर प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिक प्रोडक्ट। क्या होता है, तो द बेसिक प्रोडक्ट इंक्लूड कोर बेनिफिट अलोंग विद एसेंशियल फीचर एंड एट्रीब्यूट दैट अलाउ द प्रोडक्ट टू फंक्शन। बेसिक प्रोडक्ट में कोर प्रोडक्ट वाले फीचर तो सारे होते ही हैं, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए और जिन जिन फीचर्स की जरूरत पड़ती है वो सारी हमारे बेसिक प्रोडक्ट बन जाते हैं, वो भी इसके अंदर होते हैं। इट इंक्लूड टेंजिबल एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू डिलीवर द कोर बेनिफिट। कोर बेनिफिट ड्राइव करने के लिए जो जो हमें फीचर्स की जरूरत पड़ती है वो भी हमारे को बेसिक प्रोडक्ट के अंदर मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इनकॉर्पोरेट फीचर्स एंड एट्रीब्यूट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट एंड एज स्टैंडर्ड इन प्रोडक्ट कैटेगरी। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट को होता है जिसके अंदर वो सारे फीचर होते हैं जो कि एक कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि किसी भी प्रोडक्ट से हमें मिलेंगे, वो हमारा कहलाता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। दीज फीचर्स फुलफिल कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड आर ऑफन बेस्ड ऑन इंडस्ट्री नॉर्म एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफरिंग। इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है और बेस्ड ऑन किस चीज़ पर बेस होता है, इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स के ऊपर बेस होते हैं ये सारे फीचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। तो द फोर्थ लेवल ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज ऑगमेंटेड लेवल। जो फोर्थ लेवल आता है वो कहलाता है हमारा ऑगमेंटेड लेवल। एट दिस लेवल एडिशनल फीचर बेनिफिट एंड सर्विस दैट इनहांस द प्रोडक्ट वैल्यू आर इन फोकस।
इसमें क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट में हम और क्या एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं, वो सारे एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करे जाते हैं, तो वो बन जाता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट या फिर फोर्थ लेवल ऑफ प्रोडक्ट। द मैन्युफैक्चरर ट्राइज टू डिफरेंशिएट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। ये किस लिए प्रोवाइड करे जाते हैं जो ऑगमेंटेड बेनिफिट होते हैं, जिससे क्या हो सके, जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके प्रोडक्ट के साथ डिफरेंशिएट किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारा पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो दिस कवर ऑल फ्यूचर इन्हांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट माइट एक्सपीरियंस। इसके अंदर ये जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है, इसमें हमारा क्या होता है, जितने भी फ्यूचर एनहांसमेंट है, मतलब आगे चलकर प्रोडक्ट के अंदर जो जो भी चेंजेस हो सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, वो सारे इसमें कवर करे जाते हैं। अ कंपनी मस्ट कंटिन्यू टू एनहांस इट्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू नॉट ओनली सेटिस्फाई द करंट कस्टमर बट ऑल्सो सरप्राइज देम विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो मॉडिफिकेशन है, चेंजेस है, वो किस लिए करे जाते हैं, सिर्फ हमारे कस्टमर्स को एक तरीके से हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को इन्हांस करने के लिए नहीं करे जाते हैं, बल्कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें भी अट्रैक्ट करने के लिए किए जाते हैं हमारी ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। ठीक है, तो ये आपके टोटल 5 लेवल ऑफ प्रोडक्ट मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हमने कुछ पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा है। तो पहला आएगा हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे तरीके के कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट आएगा कन्वीनियंस प्रोडक्ट। तो एवरीडे लाइफ आइटम दैट कस्टमर परचेज फ्रिक्वेंटली विद मिनिमम एफर्ट सच एज स्नैक, टॉयलेटरीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें। तो एवरीडे लाइफ में जो हमारे आइटम्स यूज होते हैं उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर कन्वीनियंस प्रोडक्ट, जो कि कोई भी कस्टमर कैसे खरीद सकता है, बिना किसी परेशानी के उसे आराम से अवेलेबल मिल जाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे कन्वीनियंट प्रोडक्ट, जो कि हमारे कंज्यूमर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है शॉपिंग प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय लेस फ्रिक्वेंटली एंड ऑफन आफ्टर कंपेयरिंग डिफरेंट ऑप्शन फॉर फीचर, क्वालिटी, प्राइस एटसेट्रा। जो शॉपिंग प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर बहुत मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं खरीदता है और कई सारी प्रोडक्ट को कंपेयर करने के बाद वो प्रोडक्ट को खरीदता है। कई सारे प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेगा, सिमिलर प्रोडक्ट की फीचर देखेगा, उसके बाद उनमें से किसी एक प्रोडक्ट को चूज करेगा, तो वो कहलाते हैं आपके शॉपिंग प्रोडक्ट। इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, क्लोथिंग, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशलिटी प्रोडक्ट। तो यूनिक और हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पुट एफर्ट इनटू फाइंडिंग, लाइक लग्जरी कार, डिजाइनर क्लॉथिंग, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक। स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं, यूनिक होते हैं और जिन्हें ढूंढने के लिए कंज्यूमर को कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं, जैसे कि लग्जरी कार हो गई, ब्रांडेड आपके क्लॉथ्स हो गए, डिजाइनर क्लॉथ्स हो गए, ये सारी चीज़ें, तो ये आती हैं आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है अनशाउट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दैट कंज्यूमर मे नॉट एक्टिवली सीक आउट सच एज लाइफ इंश्योरेंस, ब्यूरियल प्लॉट्स एंड रिक्वायर मार्केटिंग एफर्ट्स टू जनरेट इंटरेस्ट। वो प्रोडक्ट जो कि कोई कंज्यूमर इजीली नहीं मिल पाते हैं, उन्हें लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, उन्हें उन्हें खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, तो उनको कहा जाता है अनशाउट प्रोडक्ट। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ब्यूरियल प्लॉट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या करने पड़ते हैं, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी हैगी वो हैगी आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये भी नाम आपने सुना है, लेकिन इसके अंदर भी कई सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मटेरियल एंड पार्ट्स। तो रॉ मटेरियल और कंपोनेंट यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट्स कैटेगरी में क्या आता है, जितना भी रॉ मटेरियल यूज होता है हमारा क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि स्टील, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, ये सारी चीज़ें। सेकंड आते हैं हमारे जो कैपिटल आइटम होते हैं। तो प्रोडक्ट दैट एड इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन ऑफ बिजनेस सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट एंड व्हीकल। कैपिटल आइटम में क्या आते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि हमारे जो बिजनेस है उसमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका क्या, कैपिटल आइटम्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लाईज एंड सर्विसेज। तो कंज्यूमर आइटम्स यूज्ड इन डे टू डे ऑपरेशन लाइक ऑफिस सप्लाई, मेंटेनेंस सर्विसेज एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट। वो आइटम जो कि हमारे ऑफिसेज में डेली बेसिस पर यूज होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग आइटम हो गए, सप्लाईज हो गई, सर्विसेज हो गई, ये सारी चीज़ें वो आते हैं हमारे किसमें, सप्लाईज एंड सर्विसेज की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कैटेगरी हैगी वो हैगी हमारी प्रोडक्ट बाय यूज और एप्लीकेशन। ये थर्ड क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर भी कई कैटेगरी हैं। तो सबसे पहले आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय कंज्यूमर लाइक अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूमर यूज करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, उसे कहा जाता है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक, अप्लायंस, आपके फर्नीचर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मींट फॉर इमीडिएट कंजम्पशन। ऐसे प्रोडक्ट जो कि खरीदते ही उनका कंजम्पशन कर लिया जाता है, उन्हें कहा जाता है आपके कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। जैसे कि इसमें फूड बीवरेज आ जाते हैं, आपके टॉयलेटरीज आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। थर्ड है की कैटेगरी इंडस्ट्रियल ड्यूरेबल। तो प्रोडक्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस लाइक मशीनरी एंड इक्विपमेंट। ऐसे प्रोडक्ट जो कि
प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करे जाएँ उन्हें कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जैसे कि मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, तो कंज्यूमेबल आइटम इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। ऐसे आइटम जो प्रोडक्शन में यूज़ करे जाते हैं लेकिन इमीडिएट कंजम्पशन हो जाता है उनका, उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रियल नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें। फोर्थ कैटेगरी है प्रोडक्ट बाय टेंजिबिलिटी एंड इंटेंजिबिलिटी। तो फर्स्ट आता है हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड एंड फील्ड सच एज कार, क्लोथ एंड स्मार्टफोन। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच और फील कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहा जाता है आपके टेंजिबल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कार, क्लोथ, स्मार्टफोन, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेंजिबल प्रोडक्ट, तो सर्विस और एक्सपीरियंस दैट लैक फिजिकल फॉर्म लाइक बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ें हमारी इंटेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट बाय ड्यूरेबिलिटी। तो फर्स्ट आता है हमारा ड्यूरेबल प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट दैट हैव लॉन्गर लाइफ स्पेन एंड कैन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ स्पेन जो होती है वो बहुत लॉन्गर होती है और उन्हें हम कई बार यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे कि सप्लाई अप्लायंस और ऑटोमोबाइल्स। फिर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट कैन यूज्ड और वॉन्ट टर्न आउट क्विकली। ऐसे प्रोडक्ट जिन्हें हम क्विकली यूज़ कर लेते हैं या जो क्विकली वॉन्ट ऑन हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है आपका नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट बाय प्राइस एंड क्वालिटी। तो प्रीमियम प्रोडक्ट आते हैं और इकोनॉमी प्रोडक्ट। प्रीमियम प्रोडक्ट क्या होते हैं? हाईली क्वालिटी प्रोडक्ट विद प्रीमियम प्राइसिंग। हाई क्वालिटी के जो प्रोडक्ट होते हैं और जिनकी प्राइसिंग क्या होती है? प्रीमियम होती है, मतलब उनकी अमाउंट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, उसे कहा जाता है प्रीमियम प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफर्ड एट लोअर प्राइस टारगेटिंग प्राइस सेंसिटिव कस्टमर। ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइसिंग क्या होती है? लो होती है और प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को टारगेट किया जाता है इन प्रोडक्ट से, उसे कहा जाता है आपका इकोनॉमी प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है प्रोडक्ट बाय ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट कौन से होते हैं? प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक ब्रांड कैरिंग द ब्रांड रेपुटेशन एंड आइडेंटिटी। ब्रांडेड प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनके साथ ब्रांड की रेपुटेशन जुड़ी होती है और उनकी क्वालिटी उनकी ब्रांड से जानी जाती है, ब्रांड के नाम से, तो उन्हें कहा जाता है ब्रांडेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट, तो अनब्रांडेड और लेस नॉन प्रोडक्ट ऑफन सोल्ड एट लोअर प्राइस। ऐसे प्रोडक्ट जो कि अनब्रांडेड होते हैं और लोअर प्राइस पर सेल करे जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आपका अनब्रांडेड प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। ये क्या होता है? इसके बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है। तो प्रोडक्ट लाइन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी सच एज लाइन ऑफ स्मार्टफोन विद वेराइंग फीचर। ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं और कोई इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है, उन्हें उन्हें कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन। इसमें क्या होता है? जिसमें सेम कैटेगरी के सेम फीचर के कुछ डिफरेंशिएशन के साथ प्रोडक्ट को बेचा जाए, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लाइन। जैसे कि स्मार्टफोन में अलग अलग फीचर डालकर नए नए स्मार्टफोन निकाले जाते हैं, इसे कहा जाएगा आपका प्रोडक्ट लाइन। वहीं प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? तो द कंप्लीट सेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ कंपनी। एक कंपनी किस किस प्रोडक्ट में डील करती है, उन सभी का जो एक सेट होता है उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट लाइन, जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट लाइन आ जाती हैं। ठीक है। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को किस किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई कर रखा है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो आप प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन एंड आइटम दैट अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर फॉर सेल टू बायर। एक प्रोडक्ट मिक्स उन सभी प्रोडक्ट का सेट होता है जो कि एक सेलर अपने बायर को बेचना चाहता है या जो जो उसके पास अवेलेबल हैं बेचने के लिए। जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनमें से जो भी वो बेचने के लिए तैयार है, मतलब सेल करने के लिए तैयार है अपने बायर्स को, तो वो सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं प्रोडक्ट मिक्स। अ प्रोडक्ट लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड गुड्स सोल्ड बाय द सेम बिजनेस एंड मार्क्ड अंडर अ सिंगल ब्रांड। इट मेक द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट इजी। और प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? तो ये कलेक्शन होता है कनेक्टेड गुड्स का, मतलब जो कि सिमिलर होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत माइन्यूट सा कोई डिफरेंस होता है और सिंगल ब्रांड के अंदर जो सेल होते हैं उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट लाइन। इंपॉर्टेंस क्या होती है प्रोडक्ट मिक्स की? तो नंबर वन है इंश्योर लो रिस्क। तो आ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैन गिव द बिजनेस द अपॉर्चुनिटी ऑफ मीट द वांट एंड डिजायर ऑफ वेरियस कस्टमर, हेंस रिड्यूसिंग रिस्क। अगर एक कंपनी के पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो उससे का रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे कस्टमर्स को एक तरीके से कवर करती हुई चलेगी। अगर एक कस्टमर का ग्रुप उसका प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नहीं खरीदेगा। बाकी उसके प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा बिकते हों और कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो बहुत कम बिकते हों, तो इससे क्या होगा? उसका रिस्क होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटर केटरिंग ऑफ डिमांड। तो द कंपनी मे बी एबल टू बेटर सर्व इट्स प्रेजेंट कस्टमर बाय इंक्रीजिंग अ डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। क्या बोला गया है? जो कंपनी हैगी वो क्या कर पाएगी? अच्छे से सर्व कर पाएगी अपने कंज्यूमर को। किस तरीके से? जो प्रोडक्ट मिक्स है, क्योंकि उसकी डेप्थ ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा? कस्टमर को ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिल पाएंगे, जिनमें से वो अपने बेस्ट सेटिस्फाई जो उनको उस प्रोडक्ट करता होगा उसे चूज़ कर सकते हैं और अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है वाइडर चॉइस, तो अ कंपनी हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन देयर प्रोडक्ट मिक्स ऑफर कस्टमर विद वाइडर चॉइस, ज़्यादा चॉइस मिलेगी उन्हें, वही पॉइंट है। नेक्स्ट है हेल्प इन क्रिएटिंग ट्रस्ट, तो व्हेन अ पर्टिकुलर ब्रांड बिकम नॉन इन मार्केट कस्टमर ट्रस्ट इट बिकॉज इट्स पॉपुलैरिटी, अगर कोई ब्रांड ऐसी होती है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है तो क्या होता है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और लोगों को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। मोर एंड मोर पीपल रेडी टू ओन इट्स एंड यूज इट्स प्रोडक्ट, तो अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उसके प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हैगा प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिवनेस, तो डेवलपिंग अ प्रोडक्ट मिक्स हेल्प इन सेविंग अ लॉट ऑफ प्रमोशन कॉस्ट एज द ब्रांड अंडर विच अ प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मार्केट एंड इज नोन टू इट्स कस्टमर। क्या बोला है, कॉस्ट को ये सोल्व करता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे होता है, अब अगर कोई प्रोडक्ट मिक्स पहले से है, मतलब कोई ब्रांड पहले से मार्केट में है और वही कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उसे उसके प्रमोशन के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही मार्केट में है, उसका एक अच्छा कस्टमर बेस है, एक अच्छी ब्रांड रेपुटेशन है। उसी के अंदर अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए उसे कोई अलग से प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंस होती है प्रोडक्ट मिक्स की। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ब्रांडिंग क्या होता है, तो आप ब्रांड इज अ नेम टर्म सिंबल और स्पेशल डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट दैट इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन सेलर और ए ग्रुप ऑफ सेलर। एक ब्रांड क्या होती है, ब्रांड एक नाम हो सकता है, एक टर्म हो सकती है, एक सिंबल हो सकता है, एक डिज़ाइन हो सकता है, या फिर इन चारों में से किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है जो कि क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि ये प्रोडक्ट किसका है। तो हमें ब्रांड से पता लगता है कि ये किस इंडस्ट्री का, किस फर्म का, किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, तो उसे कहा जाता है ब्रांड। ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड नेम कंसिस्ट वर्ड लेटर एंड नंबर। ब्रांड नेम में क्या क्या आता है, वर्ड्स आते हैं, लेटर आते हैं, नंबर्स आते हैं, दैट कैन बी वोकलाइज्ड और प्रोनाउंस्ड, जिसे हम ब्रांड नेम वो कहलाता है जो चीज़ हम बोलते हैं किसी ब्रांड का, वो टर्म जो कि हम उसे प्रोनाउंस करते हैं उसे कहा जाता है ब्रांड नेम। ब्रांड मार्क क्या आता है, तो अब ब्रांड मार्क इज द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट अपीयर इन फॉर्म ऑफ सिंबल डिजाइन और डिस्टिंक्टिव कलरिंग। ब्रांड मार्क क्या होता है, कोई भी ऐसी पार्ट ब्रांड का कोई ऐसा पार्ट जो कि हमें दिखता है, वो कुछ कोई सिंबल हो सकता है, कोई डिजाइन हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे ब्रांड मार्क, जो कि उस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, तो व्हेन अ ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क इज रजिस्टर्ड एंड लीगलाइज्ड इट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। जब भी कोई ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को हम रजिस्टर करवा देते हैं और वो लीगल हो जाता है तो उसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। प्रोडक्ट ब्रांडिंग क्या होती है, तो ब्रांडिंग मीन्स गिविंग अ नेम टू द प्रोडक्ट बाय विच इट शुड बी नोन इन द मार्केट। प्रोडक्ट ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को कोई भी नाम देना जिस नाम से वो मार्केट के अंदर जाना जाएगा, एंड डिफरेंशिएटेड फ्रॉम राइवलरी प्रोडक्ट, और हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट ब्रांडिंग, मतलब अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना। फंक्शन क्या क्या होते हैं ब्रांडिंग के, ब्रांडिंग किस लिए की जाती है, तो नंबर वन है इट हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड गिव डिस्टिंक्टिवनेस टू प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है और प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या बताती है कि ब्रांडिंग से हमें पता लगता है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसका स्टैंडर्ड क्या है। नेक्स्ट है इट पुट अ चेक ऑन इमिटेशन प्रोसेस, इमिटेशन प्रोडक्ट। ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉपी ना हो सके, इसलिए हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं। इट इंश्योर लीगल राइट ऑन दी प्रोडक्ट, इससे हमारे प्रोडक्ट पर लीगल राइट हो जाता है कि इस प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस करा है। नेक्स्ट है इट हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, एडवर्टाइजिंग में हेल्प करती है ब्रांडिंग, और पैकेजिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है इट टेंड्स टू ईज द सेलिंग प्रोसेस एंड दस लीड टू लार्जर सेल्स। ये क्या करता है, सेलिंग के प्रोसेस में ईज लाता है, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट का कोई नाम होगा, कोई आइडेंटिफिकेशन होगी, तो वो इजीली बायर उसकी डिमांड कर सकते हैं। इट हेल्प टू क्रिएट एंड सस्टेन ब्रांड लॉयल्टी टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ये क्या करता है, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करता है। नेक्स्ट इट हेल्प इन प्राइस डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट को प्राइस को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, मतलब एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसके प्राइस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वहीं एक जो अनब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस काफ़ी लो होता है। नेक्स्ट है इट रिड्यूस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इन टर्न रिड्यूस द रिस्क इन बिजनेस। ये क्या करता है, प्राइस की फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिससे बिजनेस में रिस्क भी कम हो जाता है। तो ये आपके फंक्शन हो गए ब्रांडिंग के। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, तो नंबर वन है सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस। तो द की क्वालिटी ऑफ अ गुड ब्रांड नेम इज सिंप्लिसिटी। जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी होती है किसी भी ब्रांड की, वो होती है सिंप्लिसिटी, मतलब जितनी सिंपल ब्रांड उतना अच्छी वो होती है। फॉर अ प्रोडक्ट दैट इज टू बी यूज्ड बाय ऑल टाइप ऑफ कस्टमर एंड इज प्रोनाउंस्ड बाय देम। तो प्रोडक्ट के लिए वो कैसी होनी चाहिए,
सभी कस्टमर के लिए होनी चाहिए, मतलब कोई भी कस्टमर उसको प्रोनाउंस कर सके, उन्हें प्रोनाउंस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। सिंपल एंड इजी टू प्रोनाउंस ब्रांड नेम शुड बी चूजन। हमें कैसा ब्रांड नेम चूज करना चाहिए? जो सिंपल हो और इजी टू प्रोनाउंस हो, मतलब बोलने में इजीली बोला जा सके, ऐसा हमें ब्रांड नेम चूज करना चाहिए। सेकंड क्वालिटी आएगी एक अच्छे ब्रांड नेम की, शॉर्ट एंड कंसाइज। तो अ शॉर्ट ब्रांड नेम इज कंसिडर्ड द आइडियल वन, अ ब्रांड दैट लुक शॉर्ट कैन बी प्रिंटेड इन लेस स्पेस एंड इजी टू रिमेंबर एंड प्रोनाउंस। क्या बोला गया है? जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जो शॉर्ट होता है वैसा होना चाहिए, शॉर्ट सा नेम होना चाहिए जो कि कम जगह में प्रिंट किया जा सके और इजीली हम उसे रिमेंबर रख सकें, प्रोनाउंस कर सकें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो अ गुड ब्रांड नेम नीड टू बी एबल टू कन्वे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। तो एक जो ब्रांड नेम होता है वो कैसा होना चाहिए? जो उस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताए। सच एज अ ब्रांड नेम कैन हेल्प कस्टमर रिमेंबर अबाउट द नेचर ऑफ गुड। जिससे क्या हो, जो कस्टमर हैं उन्हें गुड्स के नेचर के बारे में पता लग सके उस ब्रांड नेम से, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। नेक्स्ट है न्यू एंड अट्रैक्टिव। तो अब प्रोडक्ट हैविंग अ ब्रांड नेम दैट इज फ्रेश एंड अपीलिंग कैन इजीली कैप्चर द माइंड ऑफ द कस्टमर। अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका ब्रांड नेम है वो न्यू टाइप का है और अपीलिंग है, मतलब अट्रैक्टिव है, तो वो क्या करेगा? नए नए कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। द ब्रांड नेम चूजन शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट इन ऑलरेडी यूज। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, पहले से यूज किया जाने वाला कोई ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है लीगल होना चाहिए। तो इट इज क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम। द चूजन ब्रांड नेम शुड बी लीगली ऑक्यूपाइड एंड नॉट स्टोलन फ्रॉम एनी अदर ब्रांड। ये बोला है जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, मतलब हमारा खुद का ब्रांड नेम होना चाहिए जिसे हमने रजिस्टर करवाया हो, किसी का चुराया हुआ ब्रांड नेम हमारा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। तो अ ब्रांड नेम इज स्टेबलाइज्ड जस्ट वंस एंड देन ऑल प्रोडक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द अम्ब्रेला टर्म, देयरफॉर इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू डिनोट एंड रिप्रेजेंट ऑल प्रोडक्ट लॉन्च अंडर इट्स नेम। ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? हमें इस टाइप का ब्रांड नेम रखना चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल हो, मतलब हम किसी भी टाइप का अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो उसके लिए उसका ब्रांड नेम वो रखा जा सके, उसमें कोई भी परेशानी ना हो वो ब्रांड नेम रखने में। तो ऐसा ब्रांड नेम हमारा होना चाहिए। तो ये 6 क्वालिटीज होंगी जो कि एक अच्छे ब्रांड नेम की होती हैं। अब ब्रांडिंग के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, इसमें पहला टाइप आता है आपका प्रोडक्ट ब्रांडिंग। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्रांडिंग दैट ऑल द कस्टमर विटनेस ऑन डेली बेसिस। ये सबसे कॉमन ब्रांडिंग होती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, जो कि सारे कस्टमर देख पाते हैं अपने डेली यूज में। वी आर सराउंडेड बाय प्रोडक्ट ईच ऑफ विच हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी एंड फंक्शन। हम कई सारे प्रोडक्ट देखते हैं अपने पास, उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है और अपने अलग स्पेशल फंक्शन होते हैं। The goal of product branding is to impact perception in marketplace and in the mind of consumer by using integrating name, slogan, bright color and even mascots। क्या बोला गया है? प्रोडक्ट ब्रांडिंग का जो गोल होता है वो क्या होता है? अपने कस्टमर जो बेस रहेगा उनके माइंड में एक अलग परसेप्शन क्रिएट करना है जिससे उनका प्रोडक्ट इजीली आइडेंटिफाइबल हो सके, इंटरेस्टिंग रहे और स्लोगन्स वगैरह उसमें होने चाहिए उनकी ब्रांडिंग में। नेक्स्ट टाइप की ब्रांडिंग आती है हमारी पर्सनल ब्रांडिंग। तो व्हेन यू थिंक ऑफ ब्रांडिंग यू ऑफन थिंक ऑफ गुड्स और सर्विस, बट ह्यूमन बीइंग में ऑल्सो बी व्यूड एज डिस्टिंक्टिव ब्रांड। दिस इज नोन एज पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग में क्या होता है? जब हम ब्रांडिंग का नाम सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये याद आता है कि जो हमारा प्रोडक्ट हैगा वो कैसा आएगा, ब्रांडिंग उसकी, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं हमारी सिर्फ प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कई बार पर्सन्स की भी ब्रांडिंग होती है। मतलब कुछ पर्सन होते हैं जिन्हें हम अलग से आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये पर्सन इस ब्रांड को डिनोट करता है। अ पर्सनल ब्रांडिंग हेल्प इन डेवलपिंग एबिलिटी टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द कंपटीशन एंड गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो पर्सनल ब्रांडिंग से हम क्या कर पाते हैं? अपने कॉम्पिटिटर के साथ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को ये पर्सन डिनोट कर रहा है, वहीं जो हमारा कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट को कोई ये पर्सन डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारा सर्विस ब्रांडिंग। तो सर्विस ब्रांडिंग क्या होता है? जस्ट लाइक प्रोडक्ट सर्विस और ऑल्सो नोन बाय इट्स ब्रांड नेम। जैसे हमारी प्रोडक्ट किसी ब्रांड नेम से जाने जाते हैं, वैसे ही अगर कोई पर्सन कोई सर्विस प्रोवाइड करता है या कोई फर्म कोई सर्विस प्रोवाइड करवाती है तो उसकी वो सर्विस भी उसकी ब्रांड नेम से जानी जाती है। जैसे कि वी ऑल मस्ट हैव नोन दैट द नेम ऑफ HDFC ग्रुप ऑफर अ लॉट ऑफ सर्विस, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन। तो जैसे कि HDFC क्या है? एक ब्रांड हैगी जो कि कई सारी सर्विस प्रोवाइड करवाती है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, लोन की, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल ब्रांडिंग। तो ज्योग्राफिक ब्रांडिंग एज द नेम सजेस्ट इज ब्रांडिंग फॉर सिटीज, स्टेट, रीजन एंड इवन कंट्रीज। दिस ऑल्सो अ सेकंड डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन अ प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट कमिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन। ज्योग्राफिकल ब्रांडिंग क्या होती है? जब हम ब्रांडिंग कर दे किस चीज़ से रिलेटेड, किसी सिटी से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड और इवन कंट्री से रिलेटेड, तो उसे कहा जाता है ज्योग्राफिकल ब्रांडिंग। नेक्स्ट है ऑनलाइन ब्रांडिंग क्या होती है? द टर्म ऑनलाइन ब्रांडिंग डिस्क्राइब हाउ अ बिजनेस प्रमोट इटसेल्फ इन मार्केट वाया वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एवरीथिंग इज दैट हैपन ऑनलाइन एंड यूजिंग इंटरनेट।
ऑनलाइन ब्रांडिंग का मतलब है कि कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करता है यूजिंग इंटरनेट ऑन सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट की मदद से जब कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो उसे कहा जाता है ऑनलाइन ब्रांडिंग। नेक्स्ट है ऑफलाइन ब्रांडिंग। तो एज द नेम सजेस्ट ब्रांडिंग हैपेंस यूजिंग ऑफलाइन मोड। इट कैन प्रमोट प्रोडक्ट पर्सन सर्विस प्लेस बाय यूजिंग ऑफलाइन टूल। वहीं अगर कोई बिजनेस ऑफलाइन टूल्स का यूज़ करके मतलब बिना इंटरनेट के बिना किसी वेबसाइट का यूज़ करे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करता है ऑफलाइन तरीके से तो उसे कहा जाता है आपका ऑफलाइन ब्रांडिंग। नेक्स्ट हैगा को ब्रांडिंग। तो को ब्रांडिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच टू ब्रांड कोलैबोरेट स्ट्रेटेजिकली टू रेज द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर ब्रांड। को ब्रांडिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें दो ब्रांड आपस में कोलैबोरेशन कर लेती हैं अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए, उसे कहा जाता है को ब्रांडिंग। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रांड पार्टनरशिप या फिर कोलैबोरेशन, ये सारे इसके नाम होते हैं। पैकेजिंग होता क्या है? पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग, रैपिंग और क्रिएटिंग गुड्स इनटू अ पैकेज फॉर अ पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द आर्टिकल टू द कंज्यूमर। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? जो हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा है उन्हें कवर करना, रैप करना, क्रिएट करना, मतलब क्रिएटिंग करना मतलब कार्टून्स टाइप में डालना। किस लिए? ताकि हम उन्हें कंज्यूमर्स को डिलीवर कर सके। उस डिलीवरी स्टेट में लाने के लिए उसको पैकेजिंग की ज़रूरत होती है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पैकेजिंग। और फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्ट, या फिर हमें उसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर पैकेजिंग इज अ ब्रॉडर टर्म एंड पैकिंग इज अ नैरोअर टर्म। तो पैकेजिंग एक ब्रॉडर टर्म हो जाती है और पैकिंग एक नैरो टर्म हो जाती है। पैकिंग का मतलब होता है सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर की जो लेबल होता है, जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है उसे हम एक तरीके से कह सकते हैं ये है कि पैकिंग, और गुड्स को डिलीवरी या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो चीज़ की जाती है उसे कहा जाता है पैकेजिंग का प्रोसेस। ठीक है, अब पर्पस क्या होता है पैकेजिंग का? तो सबसे पहला पर्पस है प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेज। तो डैमेज बाय मैकेनिकल हैंडलिंग। अब ये प्रोटेक्शन बाय डैमेज जो हमारा पर्पस होता है पैकेजिंग करने का वो क्या होता है? गुड्स को डैमेज होने से बचाना। अब डैमेज भी कई तरीके से हो सकता है गुड्स, तो देखिए क्या क्या तरीके हैं। डैमेज बाय मैकेनिकल हैंडलिंग, तो द प्रोडक्ट आर एक्सपोज टू रिस्क ऑफ डैमेज इन द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जब हम उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं तो उसके डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए पैकेजिंग की जाती है। फिर है लॉस ऑफ प्रोडक्ट इफ इट इज एक्सपोज्ड। अब क्या होगा अगर प्रोडक्ट खराब हुआ तो फिर वो हमें प्रोडक्ट का लॉस खुद को बेयर करना पड़ता है। फिर है पिल्फरेज विच इज ईजियर इफ प्रोडक्ट इज नॉट प्रॉपरली पैक्ड। अगर प्रोडक्ट अच्छे से पैक नहीं होगा तो पिल्फरेज हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। फिर है कंटेमिनेशन बाय डर्ट, डस्ट, वाटर एटसेट्रा। अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्ट खुला रहेगा तो उस पर डस्ट जमा हो जाएगा, डर्ट जमा हो जाएगा और वाटर, इन सारी चीज़ों से खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर है मॉइस्चर गेन और लॉस टू अनपैक्ड प्रोडक्ट। और क्या होगा? मॉइस्चर गेन करेगा, मतलब एक तरीके से नमी आ जाएगी, प्रोडक्ट सील जाएगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सीलना, वो हो जाएगा। फिर दूसरा जो हमारा किस लिए हम पैकेजिंग करते हैं वो आएगा कन्वीनियंस के लिए। तो प्रॉपरली पैक्ड गुड आर कन्वीनियंट टू स्टोर एंड दे रिक्वायर लेस स्पेस। अगर कोई गुड्स अच्छे से पैक होते हैं तो वो कम जगह में भी सेटल हो जाते हैं, मतलब रख दिए जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई गुड्स हैं जो अनपैक हैं उन्हें रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑल्सो इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट टू टेक गुड फ्रॉम राइट पैक एंड कीप द बैलेंस इंटैक्ट। और ये भी हो जाता है कि अब अगर हमारे पास कई सारे गुड्स हैं और हमने उनके अलग अलग पैकेजिंग कर रखी है, मतलब अलग अलग कार्टून्स में उन्हें रख रखा है, तो हम उन्हें ईजिली आइडेंटिफाई करके ये जौन सा गुड्स हमें चाहिए उसे हम ले सकते हैं। लेकिन अगर वहीं सारे गुड्स मिक्स हों तो हमें उन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए ये कन्वीनियंट रहता है पैकेजिंग करना। फिर है इकोनॉमी। तो पैकिंग एंड पैकेजिंग प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इकोनॉमीज टू द ट्रेड एज वेल एज कंज्यूमर। पैकिंग और पैकेजिंग से कई सारे बेनिफिट भी मिलते हैं कंज्यूमर को भी और जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं उन्हें भी। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो द मार्केटिंग एक्टिविटी ऑफ पैकिंग एंड पैकेजिंग सीक्स टू परफॉर्म प्रमोशनल फंक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रमोशन का काम करती है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? अब किसी प्रोडक्ट की अगर पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्लेन पैकेजिंग कभी नहीं की जाती है, उसके ऊपर उसका एडवर्टीजमेंट करा जाता है, उस प्रोडक्ट का ही प्रमोशन करा जाता है, उसका नाम दिया जाता है, ब्रांड दी जाती है, लोगो दिया जाता है, ये सारी चीज़ें पैकिंग के ऊपर ही दी जाती हैं। तो ये एक तरीके से हमारा क्या करता है? प्रमोशन का काम भी करता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गए पैकेजिंग के। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। तो पहले टाइप की पैकेजिंग आती है हमारी प्राइमरी पैकेजिंग। तो दिस इज नियरेस्ट एंड द मोस्ट क्रूशियल टाइप ऑफ पैकेजिंग नीडेड फॉर अ प्रोडक्ट। जो सबसे जरूरी पैकेजिंग होती है वो ये प्राइमरी पैकेजिंग ही होती है किसी प्रोडक्ट की। इट इन्वॉल्व लेमिनेशन, ट्यूब्स, ग्लास जार, टिन कैन, बबल रैप एंड अदर मटेरियल फॉर द पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हमारी ये चीज़ें आती है, लेमिनेशन हो गई, ट्यूब्स हो गई, ग्लास जार आ गए, टिन कैंस आ गई, बबल रैप, अदर मटेरियल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी प्राइमरी पैकेजिंग में। मेनली क्या होता है? जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसके बाद उसे जिस चीज़ में रखा जाता है फर्स्ट टाइम वो उसकी कहलाती है प्राइमरी पैकेजिंग। रिमूविंग द प्राइमरी पैकेजिंग कैन अफेक्ट द क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम प्राइमरी पैकेजिंग को हटा देंगे तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अफेक्ट होती है और लाइफ भी अफेक्ट होती है।
नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। तो द सेकंड पैकिंग लेयर विच कस्टमर टिपिकली डोंट ऑब्जर्व इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी पैकेजिंग। दूसरे टाइप की पैकेजिंग क्या होती है, लेयर जो होती है वो होती है सेकेंडरी पैकेजिंग की लेयर। इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट टू पॉइंट ऑफ सेल इट इज प्राइमली यूज टू बंडल एंड होल्ड टुगेदर इंडिविजुअल पीसेज ऑफ द प्रोडक्ट। क्या होता है, जब हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी पैकेजिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो इंडिविजुअल पीसीज होते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसीज होते हैं, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके पैक कर देते हैं। द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट आर अनअफेक्टेड बाय रिमूविंग सेकेंडरी पैकेजिंग। अगर हम सेकेंडरी पैकेजिंग को एक बार रिमूव भी कर दें तो भी हमारी उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी या लाइफ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की पैकेजिंग है टर्शियरी पैकेजिंग। तो दिस पैकेजिंग प्राइमरी गोल टू फैसिलिटेट सिंपल स्टोरेज एंड हैंडलिंग वायर परमिटिंग सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई क्वांटिटी और ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट। टर्शियरी पैकेजिंग क्या होती है, इस पैकेजिंग का जो प्राइमरी गोल होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट को आराम से स्टोर करना, उसे हैंडल करना ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ताकि उसे हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें, वो काम करती है टर्शियरी पैकेजिंग। फिर आती है एंसिलरी पैकेजिंग। तो द एम इज टू प्रोटेक्ट द फिनिश्ड पैक्ड आइटम बाय यूजिंग सर्टेन मटेरियल सच एज लेबल, टेप, पैडिंग, फोम मटेरियल, बबल रैप, एडिसिव। एंसिलरी पैकेजिंग क्या होती है, एक तरीके से सपोर्टिव पैकेजिंग, मतलब जो सारी इन पैकेजिंग को सपोर्ट करती है। इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उस पर लेबल्स लगाना, टेप्स मार देना या पैडिंग लगाना, फोम लगाना, जो बबल रैप होती है वो करना, ये सारी चीज़ें आती है हमारी एंसिलरी पैकेजिंग में। तो ये 4 टाइप की आपकी पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेबलिंग क्या होती है। तो लेबलिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट बाय अटैचिंग अ लेबल दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इट प्रोडक्ट और इट्स कंटेनर। लेबलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट को और उसके ऊपर एक लेबल अटैच कर देते हैं, जिससे हमें उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो हम या तो प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर लगा देते हैं, या अगर कोई प्रोडक्ट कंटेनर वाला है तो उस कंटेनर के ऊपर वो लेबल लगा देते हैं, तो उसे कहा जाता है लेबलिंग। लेबल क्या होता है, लेबल इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैरी वर्बल इंफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन। लेबल क्या होता है, वो पार्ट होता है प्रोडक्ट का जो कि जिस पर हमारी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, और जो मैन्युफैक्चर की आइडेंटिफिकेशन है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट को किसने मैन्युफैक्चर करा है, ये डिटेल होती है, उसे कहा जाता है आपका लेबल। लेबलिंग इज एन इंफॉर्मेशन टैग, रैपर और सील अटैच टू अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट पैकेज। वही बोला है, लेबलिंग की अलग अलग डेफिनेशन बता रखी है। ये क्या बोली है कि ये इंफॉर्मेशन टैग होता है, रैपर होता है, सील होती है जो कि प्रोडक्ट से अटैच होती है। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लेबलिंग, मतलब किस किस तरीके से लेबलिंग की जा सकती है। तो नंबर 1 आता है ब्रांड लेबल। तो ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और लोगो इज प्रोवाइडेड ऑन ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल में क्या होता है, ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क या जो लोगो होता है ब्रांड का, वो हमारा लेबल कई जगह पर लगाया जाता है। इट डज नॉट ऑफर सफिशिएंट डिटेल ऑन प्रोडक्ट, इट जस्ट हेल्प अस टू नो द ब्रांड नेम। ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि सिर्फ ये हमें ये बताने में हेल्प करता है कि ये जो प्रोडक्ट है वो किसका प्रोडक्ट है। फिर है डिस्क्रिप्टिव लेवल। तो नाम से ही क्लियर है, डिस्क्रिप्टिव लेवल क्या होता है, लेवल क्या होता है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज, ऑपरेट, मेंटेन एंड यूज अदर एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये बताता है कि हमें प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सारी चीजें बताता है, वो कहलाता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। डेट एंड स्टोरेज डिटेल आर इंक्लूडेड ऑन डिस्क्रिप्टिव लेवल फॉर फूड प्रोडक्ट। जो हमारे फूड प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट और आपकी एक्सपायरी डेट, ये सारी डेट्स भी गिवन होती है। ऑन नॉन फूड आइटम देयर आर इंस्ट्रक्शन फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट केयर, कस्टमर केयर नंबर। और अगर नॉन फूड आइटम होता है तो उस पर क्या क्या गिवन होती है कि उस हमें प्रॉपर अप्लाई कैसे करना है प्रोडक्ट को, और हमारा कस्टमर केयर का नंबर, प्रोडक्ट केयर का नंबर, ये सारी चीज़ें हमारी गिवन होती हैं उस लेवल के ऊपर, तो उसे कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव लेवल। फिर आता है हमारा ग्रेड लेवल। ये क्या होता है, तो आइडेंटिफाई दैट कमोडिटी एंटिसिपेटेड क्वालिटी। वो लेवल जो हमारे उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताए उसे कहा जाता है ग्रेड लेवल। आफ्टर यूजिंग द गुड द परचेजर कैन एंटिसिपेट दिस प्रोडक्ट में बी क्लासिफाइड ऑफ ग्रेड ए, बी और सी। उस पर ग्रेड दी गई होती है कि ग्रेड ए का प्रोडक्ट है, ग्रेड बी का प्रोडक्ट है, या ग्रेड सी का ये आपका प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी हमने लेबल्स को, ये तो 3 मेन कैटेगरी हो गई, इसके अलावा लेबल को और भी कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। देखिए सबसे पहला यूजेज लेबलिंग। तो यूजेज लेवल ऑफर इंस्ट्रक्शन हाउ टू यूज और असेंबल अ प्रोडक्ट। ये बताता है कि हमें कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करना है, कैसे असेंबल करना है। ये दे इंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट यूज़, इससे हमारा सेफ और इफेक्टिव प्रोडक्ट यूज़ होता है। फिर सेकंड आती है एनवायरमेंटल लेबलिंग। तो एनवायरमेंटल लेवल कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और इको फ्रेंडलीनेस। दे कैटर टू एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर। इन्वायरमेंटल लेबलिंग क्या होती है, वो इन्फॉर्मेशन देता है ये लेबल जिससे हमारे इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
वो कहलाता है आपका एनवायरमेंटल लेबलिंग। फिर होता है एक वार्निंग लेबलिंग। तो वार्निंग लेबल प्रोवाइड सेफ्टी इन्फॉर्मेशन कॉशनिंग कंज्यूमर अबाउट पोटेंशियल हजार्ड और रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। वार्निंग लेबल क्या होता है? वो लेबल जो हमें प्रोडक्ट से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बताए और उनसे सेफ रहने के तरीके बताए, तो उसे कहा जाता है आपका वार्निंग लेबल। दे इंश्योर यूजर सेफ्टी एंड प्रिवेंट मिसयूज। ये क्या करते हैं? यूजर की सेफ्टी मेंटेन करते हैं और इस प्रोडक्ट का कोई भी मिसयूज ना हो, ये इंश्योर करके चलते हैं। फिर आती है प्रमोशनल लेबलिंग। तो प्रमोशनल लेबल हाईलाइट स्पेशल ऑफर डिस्काउंट कंटेस्ट और अदर प्रमोशनल एक्टिविटी दे अट्रैक्ट अटेंशन एंड इनकरेज परचेज। प्रमोशनल लेबलिंग क्या होती है? वो लेबलिंग जो कि हमें क्या दिखाए, प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या प्रमोशन करा गया है, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होंगे हमारे प्रोडक्ट के साथ, जिससे वो प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोट हो सके, उसे कहा जाता है प्रमोशनल लेबलिंग। जैसे उस पर कोई अगर ऑफर हैगा, डिस्काउंट हैगा, वो चीज़ शो करना। फिर आती है प्राइवेट लेबलिंग। तो प्राइवेट लेबल आर यूज्ड बाय रिटेलर टू मार्केट प्रोडक्ट अंडर देयर ओन ब्रांड नेम। दे ऑफर एक्सक्लूसिवली टू रिटेलर एंड बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। प्राइवेट लेबलिंग क्या होती है? ऐसी लेबलिंग जो कि एक रिटेलर खुद करता है, जिससे वो अपनी ब्रांड नेम के अंदर किसी प्रोडक्ट को सेल कर सके, उसे कहा जाता है प्राइवेट लेबलिंग। फिर आती है न्यूट्रिशनल लेबलिंग। तो न्यूट्रिशनल लेवल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट न्यूट्रिशन कंटेंट इंक्लूडिंग कैलोरीज, न्यूट्रिएंट, सर्विंग साइज। दे हेल्प कंज्यूमर मेक इन्फॉर्म डायरेक्टली चॉइस। न्यूट्रिशनल लेबलिंग क्या होती है? वो लेवल जो हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं, क्या क्या कैलोरीज हैं, क्या क्या सर्विंग साइज है, ये सारी चीज़ें बताए, उसे कहा जाता है आपका न्यूट्रिशनल लेबलिंग। फिर आता है नेक्स्ट बारकोड लेबलिंग। तो बारकोड लेबल कंटेन मशीन रीडेबल कोड्स यूज्ड फॉर इन्वेंट्री ट्रैकिंग, प्राइसिंग, पॉइंट ऑफ सेल ऑफ ट्रांजैक्शन। बारकोड लेबलिंग क्या होती है? ऐसी लेबलिंग जिसके ऊपर आपको एक बारकोड दिया गया हो, जिससे स्कैन करके आप प्रोडक्ट के ट्रैक कर सको और क्या कर सको, उसके प्राइस के बारे में जान सको, उसके पॉइंट ऑफ सेल के बारे में जान सको, ये सारी चीज़ें जान सको, उसे कहा जाता है आपका बारकोड लेबलिंग। नेक्स्ट होती है क्यूआर कोड लेबलिंग। तो क्यूआर कोड लेबल कंटेन क्विक रिस्पॉन्स कोड दैट कैन बी स्कैन्ड विद स्मार्टफोन टू एक्सेस एडिशनल इन्फॉर्मेशन। क्यूआर कोड लेबलिंग क्या होती है? वो लेबलिंग जिसमें एक क्यूआर कोड दिया होता है, जिसे स्कैन करके आप उस प्रोडक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। ठीक है, ये कहलाती है आपकी क्यूआर कोड लेबलिंग। तो ये इतने तरीके की आपकी लेबलिंग होती है। मे बी आपको ये समझ में आ गई होंगी सारी तरीके की लेबलिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। तो फंक्शंस ऑफ लेबलिंग में आपका फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन। क्या काम करती है लेबलिंग? तो ए प्रोडक्ट लेबल प्रोवाइड इट्स यूनिक आइडेंटिटी दैट सेट इट अपार्ट फ्रॉम कंपीटिंग प्रोडक्ट ऑन द मार्केट। जो प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है वो उसे एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या होता है, वो प्रोडक्ट हमारा उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग शो होता है। ड्यू टू द लेवल दैट इज अटैच्ड टू प्रोडक्ट, कस्टमर कैन इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट। क्या होता है, जो लेबल के प्रोडक्ट के ऊपर लेबल होता है, उससे कस्टमर इजिली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये प्रोडक्ट किस ब्रांड का है, किस पर्सन का है। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो द यूज ऑफ लेबल इन प्रोडक्ट मार्केटिंग इज क्रूशियल। जो मार्केटिंग होती है, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हमें लेबल की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बाय हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट एलिमेंट इट इनहांस द प्रोडक्ट अपील एंड ग्रैब कस्टमर अटेंशन। लेबल के ऊपर क्या करा जाता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट को हाईलाइट कर दिया जाता है, जिससे वो कस्टमर की अटेंशन को खींच पाता है, अट्रैक्ट कर पाता है कस्टमर को। फिर है लेबल में एक परसुएसिव क्लेम अबाउट आइटम टू परस्यूड कंज्यूमर टू बाय देम। और वो क्या करता है, जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करता है कि वो उसे खरीद ले। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। तो थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रेड थ्रू लेबलिंग। वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर इंस्टेंस कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए, बी, सी और डी। ग्रेडिंग में हेल्प करता है लेबल। लेबल के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि ये ए ग्रेड का प्रोडक्ट है, बी ग्रेड का है, सी ग्रेड का है या डी ग्रेड का प्रोडक्ट है। फिर है प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर आर सेफगार्डेड बाय लेबल अगेंस्ट मॉडिफिकेशन और मैन्युफैक्चर डिसऑनेस्टी। कंज्यूमर को सेफ गार्ड करता है, क्योंकि लेबल जो होता है उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इसे किसने मैन्युफैक्चर करा है, और उससे क्या होता है, उन्हें जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ ये मैन्युफैक्चरर ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है। कस्टमर में मेक नॉलेजेबल सेक्शन अबाउट वाई टू बाई बिकॉज द रिलायबल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड अबाउट द प्रोडक्ट। कस्टमर प्रोडक्ट को तभी खरीदते हैं क्योंकि जब उनको लेबल के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस प्रोडक्ट की कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, इसमें ये चीज़ें हैं या नहीं है। फिर है हेल्प टू क्रिएट कंप्लायंस विद लोटो। इट एनेबल द बिजनेस टू अडेयर टू ऑल लीगल रिक्वायरमेंट बाय इंक्लूडिंग ऑल रिक्वायर्ड वार्निंग ऑन प्रोडक्ट पैकेजिंग। क्या है, गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें मैंडेटरी कर रखी हैं कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें बतानी कंपलसरी हैं। तो कंप्लायंस को भी मानने के लिए लेबल का यूज़ करा जाता है। उसके ऊपर जो भी वार्निंग वगैरह है, मतलब अगर आपका प्रोडक्ट है उससे कोई नुकसान भी हो सकता है, तो वो वार्निंग आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर डालनी पड़ेगी, जो कि आप लेबल के थ्रू डालते हैं। तो ये आपके फंक्शंस होते हैं लेबल के। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज। तो कस्टमर सर्विस इज अ माइंडसेट दैट इनकरेज ऑल एम्प्लॉय टू फील एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग हैप्पी कस्टमर। प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस में क्या आती है, हमारी जो कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं वो सारी हमारी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज में आती हैं। कस्टमर सर्विस एक माइंडसेट होता है जो कि
किन लोगों को इनकरेज करता है सभी एम्प्लॉय को कि वो रिस्पॉन्सिबली क्या रहें, रिस्पॉन्सिबल रहें कस्टमर के लिए। मतलब अगर कस्टमर कोई कंप्लेन करता है तो उनकी कंप्लेन को सुना जाए। वो कौन इंश्योर करता है? कस्टमर सर्विस या प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस। ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अकाउंटेबल फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड कस्टमर सर्विस। सभी एम्प्लॉय जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय होते हैं उन्हें यह कहा जाता है कि आपको एक वैल्यू एडेड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है अपने कस्टमर्स को। आफ्टर परचेजिंग अ प्रोडक्ट कस्टमर कोड हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट इट। अब कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद किसी भी कस्टमर के पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऑल ऑफ विच शुड बी एड्रेस्ड बाय प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, जो कि सभी के आंसर दिए जाते हैं। और वो आंसर कौन देता है? जो प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो इन सब के आंसर देता है, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके कस्टमर्स के। अब क्लासिफिकेशन कैसे करा गया है? प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस को कई तरीके से क्लासीफाई करा गया है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, तो टू डिसाइड ऑन प्रोडक्ट पोटेंशियल कस्टमर एंड न्यू वेव्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले जो कस्टमर होता है वो उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है। तो दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग विच प्रोडक्ट विल बेस्ट सेटिस्फाइड देयर डिमांड। क्यों चाहता है वो ये इन्फॉर्मेशन? ताकि वो ये जान सके कि कौन सा प्रोडक्ट उनकी सारी डिमांड्स को पूरा करेगा। नेक्स्ट है कंसल्टेशन, तो इंटेल कन्वर्सेशन टू डिस्कवर कस्टमर रिक्वायरमेंट बिफोर क्रिएटिंग अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। कंसल्टेंट्स क्या होते हैं? कंसल्टेशन एक कन्वर्सेशन होती है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि हमारे कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसे और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है। कंसल्टिंग सर्विस इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है? गाइडेंस होती है, ऑडिटिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग होती है, ट्यूटरिंग होती है, प्रोडक्ट यूजेज ट्रेनिंग होती है, मैनेजमेंट होता है और टेक्निकल कंसल्टिंग होती है। ये चीज़ें हमारी कंसल्टेशन के अंदर होती हैं। फिर अगर ऑर्डरिंग, तो आफ्टर द सेलिंग प्रोसेस इज डन ऑर्डर टेकिंग फॉलोज। अब एक बार अगर सेलिंग प्रोसेस हो जाता है तो ऑर्डर टेकिंग का प्रोसेस होता है। इट इंक्लूड एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन ऑर्डर एंड मेकिंग रिजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, ऑर्डर को मीट आउट करते हैं और उस ऑर्डर को डिलीवर कर देते हैं। फोर्थ सर्विस होती है हॉस्पिटैलिटी की, तो सम सर्विस रिक्वायर द कंज्यूमर टू विजिट अ प्रीमाइज एंड स्टे टिल द सर्विस डिलीवर प्रोसेस इज कंप्लीट। अब क्या होता है, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कस्टमर को उस प्रीमाइज पर जहाँ पर वो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर आना पड़ता है, कुछ टाइम वहाँ पर रुकना भी पड़ता है, जिससे क्या हो सके, डिलीवरी का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। व्हेन द कंज्यूमर इज वेटिंग फॉर हिज टर्न दे शुड बी ऑफर्ड अ गुड हॉस्पिटैलिटी। तो जब तक कस्टमर वहाँ वेट करता है अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी तक के लिए, तो उसे जो हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, मतलब जो जो उसका सम्मान किया जाता है एक तरीके से, जैसे ग्रीटिंग देम वेल, ऑफरिंग वाटर, अदर बीवरेज, प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर वेटिंग एरिया, ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए अच्छे से। ये भी हमारी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस का पार्ट बनती है। जैसे कि आप कभी कार वगैरह लेने जाते हैं तो वो वहाँ आपको आराम से बैठने की जगह देते हैं, पानी ऑफर करते हैं, कई जगह पे कोल्ड ड्रिंक, टी, ये सारी चीज़ें ऑफर करी जाती हैं। अच्छे से आपकी खातिरदारी एक तरीके से की जाती है, तो वही चीज़ होती है आपकी हॉस्पिटैलिटी। फिर आएगा बिलिंग, तो बिलिंग इज द एंड ऑफ रिसीविंग अ सर्विस बिल दैट आर इनएक्यूरेट, अनरीडेबल एंड इनकम्प्लीट गिव यू चांस टू लेट द कस्टमर डाउन। तो बिलिंग जो होती है वो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है किसी भी सर्विस या गुड्स को खरीदने या बेचने का। अगर आपका बिल इनएक्यूरेट हुआ, अनरीडेबल हुआ या इनकम्प्लीट हुआ तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमर ये जा सकता है, मतलब कस्टमर डाउन हो सकता है, कस्टमर कट सकता है एक तरीके से। फिर रहेगा पेमेंट, तो व्हेन बाइंग आइटम कस्टमर डिमांड अ सिंपल एंड कन्वीनियंट पेमेंट मेथड इंक्लूडिंग क्रेडिट, सेल्फ सर्विस, पे डायरेक्टली टू पे और इंटरमीडियरी। उसके बाद जब बिल बन जाता है तो एक पेमेंट का मेथड भी सबसे ज़रूरी होता है। ये भी आपकी प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस में आता है। इसमें क्या होता है, एक अच्छा पेमेंट का मेथड होना चाहिए, मतलब जिस तरीके से कस्टमर पे करना चाहिए उस तरीके से पे कर सके, ऐसा पेमेंट का मेथड होना चाहिए। मतलब वो अगर क्रेडिट कार्ड से गए तो क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से गए तो डेबिट कार्ड से, ऐसे, ठीक है। फिर है एक्सेप्शंस, तो इट इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ सर्विस दैट आर ऑफन प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड सर्विस डिलीवरी। एक्सेप्शंस क्या होती हैं, वो चीज़ें जो आप जब स्टैंडर्ड डिलीवरी करें उसके साथ में अगर आप कुछ चीज़ और भी डिलीवर कर रहे हैं या कुछ देना चाहते हैं कस्टमर को, वो चीज़ आती है आपकी एक्सेप्शंस में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस, किस किस तरीके की प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस होती हैं। इसके साथ आपका यहाँ पर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस यूनिट में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, जो कि हमारे लगभग 1.5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है वीडियो के। अभी मैं इसी वीडियो में इसका ये सेकंड वाला पार्ट भी कंटिन्यू करूँगा और मे बी सिर्फ एक और वीडियो बनेगी पार्ट 3 इस यूनिट की, और आपकी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, जो पार्ट 2 है, मतलब सेकंड चैप्टर है, उसका नाम है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रोडक्ट साइकिल क्या होती है। तो द प्रोडक्ट साइकिल रेफर्स टू अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट प्रोग्रेस थ्रू वाइल ऑन द मार्केट। वो साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम उसे कहते हैं जब वो स्टेजेस प्रोडक्ट की जिसमें एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड में, मतलब प्रोडक्ट बनता है रॉ मटेरियल से और उसके बाद मार्केट में सेल होने के लिए चला जाता है, उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्पेसिफिकली द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सीक्स टू डिस्क्राइब अ प्रोडक्ट सेल, प्रॉफिट, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, मार्केटिंग एम्फेसिस फ्रॉम इट्स बिगिनिंग अंटिल इट रिमूव फ्रॉम मार्केट।
यही बोला है जब से प्रोडक्ट बनना शुरू होता है तब से लेकर जब तक वो मार्केट में बिक नहीं जाता है तब तक की जो जो एक्टिविटी होती है, जैसे सेल्स हो गई, प्रॉफिट हो गया, कस्टमर कौन था, कॉम्पिटिटर कौन कौन थे, मार्केटिंग क्या क्या की हमने, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इंक्लूड की जाती हैं। द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट बिगिन विद इट्स इंट्रोडक्शन टू मार्केट फॉलोड बाय इट्स ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड फाइनली एट इट्स डेथ। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी 4 तरीके की लाइफ साइकिल होती है। जब प्रोडक्ट मार्केट में आता है, ग्रोथ पे जाता है, मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है, फिर डिक्लाइन होना शुरू होता है और फाइनली वो खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, अबेंडनमेंट हो जाता है उसका। तो उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, तो यही 4 स्टेज होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड लास्ट फिनिश। तो सबसे पहले हमारी बात आएगी इंट्रोडक्शन। तो द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिगिन व्हेन अ न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट बिकम अवेलेबल फॉर सेल एंड इट एंड व्हेन सेल स्टार्ट पिकिंग अप। इंट्रोडक्टरी स्टेज क्या होती है? जब कोई प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट मार्केट में आता है, सेल के लिए अवेलेबल होता है और वो बिकना शुरू हो जाता है, उस स्टेज को हम कहते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड इनटू मार्केट इन फुल स्केल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग प्रोग्राम। इस टाइम पर क्या होता है, जो प्रोडक्ट लॉन्च करा जाता है वो फुल स्केल प्रोडक्शन में लॉन्च करा जाता है, मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ लॉन्च करा जाता है। द ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग दिस स्टेज इज टू डेवलप अ कस्टमर मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। इस टाइम पर क्या होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हमें एक अच्छा कस्टमर बेस डेवलप करने का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। इसमें हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले रैपिड स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। तो इट मीन्स लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट विद हाई प्राइस एंड हाई प्रमोशन। हाई प्राइस इज सेट इन ऑर्डर टू रिकवर अ मच ग्रॉस प्रॉफिट एज यूनिट एज पॉसिबल। एक तरीका है, या तो हम प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दें, तो क्या होगा, जो प्रीमियम कस्टमर होंगे वो सोचेंगे कि इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना हाई क्यों है, मतलब इस प्रोडक्ट में कुछ और डिफरेंट है, तो वो ज़्यादा बाय करेंगे। ये किस लिए करा जाता है? एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कमाने के लिए। उसके बाद दूसरा तरीका होता है स्लो स्कीमिंग प्राइजेस। तो स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है, इट इम्प्लाइज लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट विद हाई प्राइस एंड लो प्रमोशन। इसमें क्या होता है, हम जो प्रोडक्ट है उसे हाई प्राइस पर और लो प्रमोशन पर लॉन्च करते हैं। मतलब प्राइस हाई होता है लेकिन जो हम प्रमोशन करते हैं वो बहुत कम प्रमोशन करते हैं उसका, वो कहलाता है आपकी स्लो स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है हमारा रैपिड पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट विद लो प्राइस एंड हैवी प्रमोशन। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस लो रखते हैं प्रोडक्ट का और प्रमोशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो ये कहलाती है आपकी रैपिड पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। दिस स्ट्रेटेजी एम एट ब्रिंगिंग फर्स्ट रेट ऑफ मार्केट पेंट्रेशन एंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर फॉर द कंपनी। इसका एम क्या होता है, लार्जेस्ट मार्केट शेयर क्रिएट करना प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर, उसे कहा जाता है रैपिड पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। फिर स्लो पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी। तो इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट विद लो प्राइस एंड लो लेवल ऑफ प्रमोशन। स्लो पेंट्रेशन स्ट्रेटेजी का में हम क्या करते हैं, लो प्राइस पर और लो प्रमोशन के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। द पर्पज इज टू रियलाइज मोर नेट प्रॉफिट। इसका पर्पस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेट प्रॉफिट निकालना। ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका ग्रोथ स्टेज। तो इट इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट। ग्रोथ क्या होता है, जब प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए और एक अच्छा मार्केट शेयर गेन करने लगे, उसे कहा जाता है ग्रोथ स्टेज। दस बोथ द सेल एंड प्रॉफिट कर्व राइज एट रैपिड रेट। इसमें क्या होता है, सेल और प्रॉफिट दोनों कर्व एक अच्छे रेट से राइज होते हैं। इसमें हम क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं? तो नंबर 1, इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड ऐड न्यू फीचर एंड मॉडल। प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, नए नए फीचर उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर सर्च आउट न्यू मार्केट सेगमेंट टू एंटर। नई मार्केट ढूंढ सकते हैं कि अब हमें और किस मार्केट में जाना है। फिर नेक्स्ट है फाइंडिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू गेन एडिशनल प्रोडक्ट एक्सपोजर। नए नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना है। फिर शिफ्टिंग सम एडवर्टाइजमेंट कॉपी फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस टू ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड परचेज। मतलब नई नए एडवर्टाइजमेंट के तरीके ढूंढना जिससे वो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोग और ज़्यादा अवेयर हो और ज़्यादा हमारी सेल बढ़े। उसके अलावा डिसाइडिंग द राइट टाइम टू लोअर प्राइस इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव बायर इनटू मार्केट। वो टाइम डिसाइड करना कि कब हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को लो करना है जिससे और ज़्यादा जो बायर हैं वो हमारे अट्रैक्ट हो सके हमारे प्रोडक्ट की तरफ। तो ये हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं ग्रोथ के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मैच्योरिटी स्टेज। तो मैच्योरिटी इज अ पीरियड ऑफ स्लो डाउन इन सेल्स ग्रोथ बिकॉज द प्रोडक्ट हैज अचीव्ड एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल बायर। मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर प्रोडक्ट क्या होता है, अपने हाई लेवल ऑफ सेल पर पहुँच चुका होता है, जहाँ पर वो प्रोडक्ट लगभग सभी जितने भी पोटेंशियल बायर होते हैं उन तक पहुँच चुका होता है प्रोडक्ट। वो स्टेज कहलाती है आपकी मैच्योरिटी स्टेज। प्रॉफिट पीक इन द पीरियड एंड स्टार्ट टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड मार्केटिंग आउटले इन ऑर्डर टू मेंटेन दी प्रोडक्ट पोजीशन अगेंस्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो पीक पर होता है और अब धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू होता है क्योंकि हम अपनी मार्केटिंग बढ़ाते जाते हैं और जो सेल्स होती है वो उतने रेट से नहीं बढ़ रही होती है।
इसके अंदर हम क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं मैच्योरिटी में। तो नंबर 1 है कि मार्केटिंग मॉडिफिकेशन। तो हेयर द प्रोडक्ट मैनेजर लुक फॉर अपॉर्चुनिटी टू फाइंड न्यू बायर फॉर द प्रोडक्ट। इसमें क्या करना चाहिए, जो प्रोडक्ट मैनेजर होना चाहिए उसे अब नई मार्केट ढूंढनी चाहिए जहां पर उसके प्रोडक्ट के और बायर्स हों। There are many possibility. One of the marketing manager look for new market. Another possibility is that he may look to various ways to stimulate increased usage among present customer. या फिर उसे और क्या ढूंढना चाहिए कि किस तरीके से जो यूजेज है प्रोडक्ट का वो बढ़ाया जा सके पुराने ही कस्टमर्स के बीच में। तो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी हो गई आपकी। सेकंड है कि हमारी प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैनेजर हैज ट्राई टू इंक्रीज द सेल बाय इनिशिएटिंग चेंजेस इन प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स that will attract new user and more users from current user. प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये तरीका है जिससे हम सेल इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कुछ चेंज लाएंगे जिससे नए नए यूजर्स अट्रैक्ट हो सकें। फिर क्या है नेक्स्ट, मार्केटिंग मॉडिफिकेशन। तो हेयर द प्रोडक्ट मैनेजर शुड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटिंग सेल्स थ्रू चेंज वन और मोर एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट्स आपको बताए थे उनमें किसी एक में चेंज करके क्या कर सकते हैं, हम सेल्स को इंक्रीज कर सकें। ऐसी कोई स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो ये 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी स्ट्रेटेजी अपनाकर मैच्योरिटी में प्रोडक्ट की सेल को इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ है कि आपकी डिक्लाइन स्टेज। तो डिक्लाइन इज द पीरियड व्हेन सेल कंटिन्यू टू डिक्लाइन स्ट्रांगली एंड प्रॉफिट डिक्रीज टुवर्ड्स द 0 पॉइंट। ये वो फेज होता है जिसमें सेल बिल्कुल गिरना शुरू हो जाती है बहुत ही गंदे तरीके से। और क्या होता है, जो हमारा प्रॉफिट है वो एक टाइम पर 0 की तरफ पहुंच जाने लगता है। मोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म एंड ब्रांड ग्रेजुअली एंटर ए स्टेज ऑफ सस्टेन्ड सेल्स डिक्लाइन। द डिक्लाइन में भी स्लो और रैपिड। अब ये डिक्लाइन कैसा भी हो सकता है, एक रैपिड डिक्लाइन भी हो सकता है और एक स्लो डिक्लाइन भी हो सकता है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेज अ प्रोडक्ट मस्ट पास थ्रू टू अराइविंग एट द इंट्रोडक्टरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। दीज स्टेजेस आर। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसे कुछ स्टेजेस से पास होना पड़ता है जब वो एक फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है, मतलब प्रोडक्ट साइकिल का हिस्सा बनता है। तो उस जो प्रोडक्ट साइकिल का हिस्सा बनने के लिए जो जो स्टेजेस उसे पार करनी होती हैं, वो क्या क्या स्टेजेस होती हैं, वो सारी आती है हमारी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो नंबर 1 आती है जनरेशन। तो द जनरेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट आइडिया सिग्निफाई एक्सप्लोरेशन द सर्च फॉर प्रोडक्ट आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। जनरेशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्या आता है माइंड में कि हमें कोई चीज़ बनानी है, उसका जो आइडिया आता है उसे कहा जाता है कोई आइडिया जनरेट होना, कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है और इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ध्यान में रखा जाता है। सेकंड आता है आइडिया स्क्रीनिंग। तो इट रेफर्स टू क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। अब जो हमें आइडिया आता है उसे हम जब एक अप्रेजल करते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं, उसे कहा जाता है आइडिया स्क्रीनिंग। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ फर्म कैन नॉट अफोर्ड टू टेक डेवलपमेंट ऑफ ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडिया। क्या बोला है, ये जो एनालिसिस है ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि फर्म के पास आइडिया तो कई सारे प्रोडक्ट के आते हैं लेकिन वो सभी प्रोडक्ट नहीं बना सकती है। तो इसका एनालिसिस करा जाता है कि जिस प्रोडक्ट में हमें ज़्यादा स्कोप दिखता है, ज़्यादा बेनिफिट दिखता है, अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, उस प्रोडक्ट को चूज करा जाए। द लेस प्रोमिसिंग वंस मस्ट बी ड्रॉप्ड। तो जो सबसे कम सेटिस्फेक्शन देता है, मतलब जिससे बेनिफिट हमें ज़्यादा नहीं मिलता है, उस प्रोडक्ट को हम छोड़ देते हैं और जो सबसे अच्छा और ज़्यादा बेनिफिट देता है उस प्रोडक्ट को हम बनाना शुरू करते हैं। थर्ड आता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो दोज प्रोडक्ट आइडिया विच क्लियरली स्क्रीनिंग शुड बी डेवलप्ड इनटू फुल्ली मैच्योर प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब जब एक बार जो हमें आइडिया आया था उसका एनालिसिस हो जाता है, अब हम उससे रिलेटेड स्टेप्स डेवलप करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को कैसे डेवलप कर पाएंगे। अ प्रोडक्ट आइडिया इज पॉसिबल प्रोडक्ट डिस्क्राइब्ड इन ऑब्जेक्टिव फंक्शनल टर्म दैट अ कंपनी कैन सी ऑफरिंग टू द मार्केट। प्रोडक्ट आइडिया से क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसको हम मार्केट में ऑफर कर पाते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट। वेयर एज अ प्रोडक्ट कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली सब्जेक्टिव कंज्यूमर मीनिंग दैट द कंपनी ट्राइज टू बिल्ड द प्रोडक्ट आइडिया। और प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है, प्रोडक्ट आइडिया के अंदर जो कंसेप्ट बिल्ड करती है कंपनी उसे कहा जाता है आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका बिजनेस एनालिसिस। तो आफ्टर द प्रोडक्ट कंसेप्ट हैज बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड। अब एक बार प्रोडक्ट कंसेप्ट बन जाता है और डेवलप हो जाता है, टेस्ट कर लेते हैं, मैनेजमेंट अंडरटेक बिजनेस एनालिसिस ऑफ प्रपोज्ड प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट एक्चुअल में बनेगा उसका एनालिसिस करता है मैनेजमेंट। द पर्पज ऑफ दिस स्टेज इज टू स्टडी द कमर्शियल वायबिलिटी ऑफ द कंसेप्ट। ये फिर ये देखा जाता है कि जो हमने कंसेप्ट डेवलप करा है क्या वो कमर्शियली वायबल है, मतलब हम इतने लार्ज स्केल पर उस प्रोडक्ट का जनरेशन कर सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तो उसे कहा जाता है बिजनेस एनालिसिस। फिर आता है आपका डेवलपमेंट। तो इफ द प्रोडक्ट कंसेप्ट सर्वाइव द बिजनेस एनालिसिस स्टेज। अब अगर प्रोडक्ट कंसेप्ट है वो बिजनेस एनालिसिस वाली स्टेज को भी क्लियर कर लेता है, इट इज कमिटेड टू टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट। उसके बाद क्या करा जाता है, उसका टेक्निकल डेवलपमेंट और मार्केटिंग डेवलपमेंट करा जाता है। मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट में क्या करा जाता है, उसका प्रोसेस जाना जाता है कि किस प्रोसेस से हम ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। मार्केटिंग डेवलपमेंट में क्या करा जाता है, ये पॉलिसीज देखी जाती हैं कि किस किस तरीके से हम इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं।
ड्यूरिंग दिस स्टेज द आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू अ कंक्रीट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो आइडिया होता है उससे हम प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। फिर आता है टेस्ट मार्केटिंग। तो इफ अ गो डिसीजन इज मेड, टेस्ट मार्केटिंग ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्ट बिगिन। अब कोई भी डिसीजन अगर बन जाता है तो फिर उसकी टेस्ट मार्केटिंग शुरू करी जाती है प्रोडक्ट की। इट्स बेसिक पर्पस, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है टेस्ट मार्केटिंग का, टू डिटरमाइन इफ टारगेटिव कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट, कि जिनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या वो कस्टमर हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे आने के बाद मार्केट में। सेकंड है टू टेस्ट द अदर मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट। इसके अलावा और क्या क्या मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या पर्पस होता है, टू प्रिपेयर मोर रिलायबल सेल एंड प्रॉफिट फोरकास्ट, और इससे हम पता लगा सकें कि हमारी सेल कितनी होगी और हमारा प्रॉफिट कितना होगा। नेक्स्ट आता है कमर्शियलाइजेशन। तो आफ्टर द कंपनी इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोडक्ट इज थ्रो इन टेस्ट मार्केटिंग, इट डिसाइडेड टू अंडरटेक फुल स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट। अब एक बार टेस्ट मार्केटिंग कंप्लीट हो जाती है तो फर्म क्या करती है, उस प्रोडक्ट को कमर्शियलाइज कर देती है, मतलब उस पर का प्रोडक्शन शुरू कर देती है और उसकी मार्केटिंग भी स्टार्ट कर देती है। दिस रिक्वायर फाइनलाइजिंग द प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, और इसमें क्या करा जाता है, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है उसे अडॉप्ट कर लिया जाता है। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं जिससे हमारा जो हमारी न्यू डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट होती हैं। और इसी के साथ बस इतना ही कंसेप्ट हमारे लास्ट वीडियो में रिमेनिंग रह गया था। 6 मिनट का कंसेप्ट था आपको, वो मैंने क्लियर कर दिया है। इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। अब इसमें और कोई भी कंटेंट नहीं बचा जो आपके सिलेबस में दिया गया हो। मे भी ये यूनिट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।